हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का, जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, कि किस तरह से हम इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले क्या आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन है? इंडिविजुअल एक वो पर्सन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है, चाहे कोई माइनर चाइल्ड है या फिर किसी तरह का कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको हम इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इंडिविजुअल जो है वो टैक्स किस पर पे करता है? अपनी टोटल इनकम पर। और किस ईयर में? असेसमेंट ईयर में। हमने पढ़ा था कि जब हम अपनी प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम को अर्न करते हैं उसका टैक्स हम कहाँ पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। तो इंडिविजुअल भी वही पर्सन है जो कि अपनी टोटल इनकम पर टैक्स पे करेगा, लेकिन किस ईयर में करेगा? असेसमेंट ईयर में। अब इंडिविजुअल की इनकम में क्या क्या इनकम शामिल होती है? इंडिविजुअल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ। उसने खुद से इनकम को अर्न करी है। हिमसेल्फ का मतलब है कि उसने खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी से इनकम को अर्न करा है। या फिर इनकम अर्नड एज अ पार्टनर ऑफ फर्म, वो किसी फर्म में पार्टनर है तो उस तरह से उसने इनकम को अर्न करा है, वो भी इसकी इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और इनकम अर्नड एज अ मेंबर ऑफ HUF, अगर HUF के मेंबर होने के तौर पर उसने कोई इनकम अर्न करी है तो वो भी उसकी इंडिविजुअल इनकम में इंक्लूड होगी। इनकम अर्नड एज अ मेंबर ऑफ AOP, अगर AOP का मेंबर है उस तरह से उसने इनकम को अर्न करा है तो वो भी इंक्लूड होगी इंडिविजुअल की इनकम के अंदर। और इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी दूसरे पर्सन की इनकम को किसी इंडिविजुअल की इनकम में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी क्लब्ड कर दिया गया है, तो वो इनकम भी इंडिविजुअल की इनकम में जो है शामिल होगी। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इनकम अगर इंडिविजुअल ने खुद से अर्न करी है तो वो कौन कौन सी इनकम होंगी। वो इनकम होती है इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो हमने 5 हेड्स किए हैं, उस 5 हेड्स की इनकम की जो टोटल होती है उसको हम कहेंगे जो भी इंडिविजुअल ने वो खुद से अर्न करी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद है इनकम अगर उसने ऐसे अर्न करी है एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उस केस में क्या है, अगर उसने सैलरी या बोनस रिसीव किया है एज अ पार्टनर तो वो उसके लिए टैक्सेबल इनकम होगी और बिजनेस इनकम मानी जाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है पार्टनरशिप फर्म से तो उस केस में भी उसकी क्या होगी? ये टैक्सेबल इनकम होगी और इसको बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है फर्म के अंदर तो वो एग्जम्प्ट होता है पार्टनर्स के लिए। अगर इनकम अर्न की गई है एज अ मेंबर ऑफ HUF तो जो शेयर होता है इनकम ऑफ HUF का वो एग्जम्प्ट होता है मेंबर्स के लिए। और अगर किसी भी तरह की इनकम जो है उनको अर्न हो रही है उनकी खुद की प्रॉपर्टी से, वो तो इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर दिया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, और कब किया है ये? आफ्टर 31 दिसंबर 1969, तो वो टैक्सेबल होगी एज इंडिविजुअल इनकम ऑफ द मेंबर। यही माना जाएगा, चाहे उन्होंने अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी को जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया है तो यही माना जाएगा कि वो उनकी खुद की इंडिविजुअल इनकम है और एज एन इंडिविजुअल इनकम ही जो है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर अगर उन्होंने कोई इनकम अर्न करी है एज अ मेंबर ऑफ AOP में 3 केस आते हैं। एक तो होता है कि अगर AOP या किसी BOI ने जो है मार्जिनल रेट से टैक्स पे किया है तो उस केस में जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को किसी भी तरह का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अगर उनको किसी भी तरह का शेयर मिलता है उस इनकम में से जिस इनकम पर AOP या BOI ने मार्जिनल रेट से, मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स पे किया है, तो मेंबर किसी भी तरह से टैक्स पे नहीं करेगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब है 30%। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है वेयर द इनकम ऑफ AOP और BOI इज टैक्स एट नॉर्मल रेट। अगर AOP या BOI ने जो टैक्स है वो नॉर्मल रेट से पे किया है तो उस केस में क्या होगा? जो इनकम अर्न करेगा कोई भी मेंबर, AOP और BOI का जो शेयर उनको मिलेगा, तो उस केस में वो इंडिविजुअल टैक्सेबल इनकम होगी उस इंडिविजुअल की, वो उस इनकम पर टैक्स पे करेगा। Share of income of a member from such AOP or BOI will be included in the taxable income of the individual only for rate purposes and rebate purposes under Section 86 and Section 110
शॉल बी अलाउड। इसका मतलब है कि इनको जो है टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बट क्या हो जाएगा, इनको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86 एंड सेक्शन 110। और फिर नेक्स्ट केस है, इन्होंने कहा कि अगर इनकम टैक्स जो है एओपी या बीओआई पर चार्ज हो रहा है, किसी भी तरह से इनकम टैक्स चार्ज नहीं हो रहा, वो पे नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स, तो उस केस में जो एओपी है और बीओआई है, उनके जो मेंबर्स हैं, अगर उनका शेयर जाता है उनकी इनकम का, तो उस पर वो टैक्स पे करेंगे नॉर्मल रेट से, जो भी उनका एक्चुअल रेट होगा, यानी इंडिविजुअल के केस में जिस तरह से भी रेट होगा, स्लैब रेट्स होते हैं अलग अलग, तो वो स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स पे करेंगे, लेकिन उनको रिबेट भी अवेलेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 86 और सेक्शन 110। और अगर इनकम इंक्लूड है अदर पर्सन की, ठीक है, टोटल इनकम में, तो उस केस में क्या होगा, इनकम अराइजिंग टू ट्रांसफरी फ्रॉम अ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एन असेट इज डीम्ड टू बी ट्रांसफरर इनकम। क्या बोला गया है कि अगर मान लो कि मैं हूँ और मैंने अपनी एसेट को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया और रिवोकेबल ट्रांसफ़र किया है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब है कि कुछ टाइम बाद उस एसेट का मेरे पास ही राइट होगा उस एसेट का, तो मैंने उसको ट्रांसफ़र करा, इसलिए ट्रांसफ़र करा कि मैं अपनी इनकम को कम दिखाऊं, तो टैक्स कम लगेगा। तो उस केस में वो इनकम या वो एसेट जो है उस पर मुझे जो इनकम होने वाली थी, उस एसेट की इनकम पर टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र किया था और इस वे में ट्रांसफ़र किया था कि कुछ टाइम पीरियड बाद जब इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न हो जाएगी, उस टाइम के पीरियड के बाद वो एसेट वापस से मेरे पास आ जाए। तो उस केस में जो भी इनकम अराइज होती है वो ट्रांसफरर की होती है, ना कि ट्रांसफरी की। ट्रांसफरर इस टाइम पे कौन हूँ, मैं हूँ, मैंने ट्रांसफ़र करी थी। ट्रांसफरी वो पर्सन है जिसने मेरे से ली थी, ठीक है। तो उस केस में क्या बोला है कि वो एसेट या वो इनकम जो है उस एसेट पर किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि ट्रांसफरी की इनकम है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है इनकम का बिना किसी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट के, यानी ये मैंने शो कर दिया कि मैंने इनकम को ट्रांसफ़र करा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने उसको ट्रांसफ़र ही नहीं करा, तो क्या होगा, जो भी ट्रांसफरर की इनकम होगी वो इनकम ही मानी जाएगी उसी ट्रांसफरर की, यानी मेरी ही मानी जाएगी। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं ली उससे, कोई पैसा नहीं लिया, मैंने एक्चुअल में उसको एसेट ट्रांसफ़र ही नहीं की, उसको पोजेशन ही नहीं दिया एसेट का, तो उस केस में इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी मानी जाएगी, ना कि उस ट्रांसफरी की, ठीक है। अगर किसी तरह से इनकम जो है स्पाउस की, एज मैंशन इन सेक्शन 64 फर्स्ट सब सेक्शन फर्स्ट, इसके अंदर अगर किसी भी तरह का इनकम का सोर्स इंक्लूड किया जाता है किसी दूसरे इंडिविजुअल की इनकम के अंदर, तो वो इनकम भी इंडिविजुअल की ही मानी जाएगी। अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम को इंक्लूड करते हैं अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A, तो उस केस में भी ये इंडिविजुअल की ही इनकम मानी जाएगी। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, तो फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। हमें जो है इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले देखना होगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है या नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इस तरह से जब हम केस देखते हैं, हमने एक टेबल करी थी जब मैंने रेजिडेंट का चैप्टर कराया था, उस टाइम पे हमने एक टेबल करी थी कि अगर रेजिडेंट है तो वो कहाँ पे टैक्स पे करेगा, क्योंकि ऐसे सोर्सेज की इनकम होती हैं कई बार जहाँ पर हमें ये नहीं पता लग पाता कि क्या ये पर्सन जो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इनमें से कौन सा पर्सन किस इनकम पर कैसे टैक्स पे इंडिया में करेगा। तो उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक इंडियन रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है टैक्स पर्पसेस के लिए। एक फॉरेनर रेजिडेंट भी हो सकता है इंडिया में फॉर द टैक्स पर्पसेस। रेजिडेंशियल स्टेटस जो चेक किया जाता है इंडिविजुअल का, वो क्या देखा जाता है उसमें कि वो कितने दिन इंडिया में रहा। हमारे पास बेसिक कंडीशंस होती हैं, एडिशनल कंडीशंस होती हैं, उनको चेक करते हैं, फिर उसके बाद इसको रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, ठीक है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी डिटरमाइंड टू ascertain which income is to be included in computing his taxable income। टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करने के लिए कि कौन कौन सी इनकम उनकी इंक्लूड
की जाएगी तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस किस पर डिपेंड होता है कि कितने टाइम पीरियड वो इंडिया में रहा, और एक इंडियन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है और एक फॉरेनर रेजिडेंट भी हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। फिर उसके बाद बोला है कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, ये सब कुछ देखा जाता है और उसके हिसाब से ही उसको डिक्लेयर किया जाता है और उस हिसाब से ही इनकम को देखा जाता है कि कौन सी इनकम यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी उस पर्सन की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड। वेरियस हेड के अंदर किस तरह से आपने इनकम को डिटरमाइन करना है, यानी जितने भी हेड है आपके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन पांचों हेड की इनकम को डिटरमाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सक्लूजन ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम। अगर कोई भी इनकम एग्जम्प्ट है तो उनको वहाँ से एक्सक्लूड कर दो। कुछ सर्टेन ऐसी इनकम्स होती हैं जो होली एग्जम्प्ट होती हैं, लाइक एग्जांपल ले सकते हैं प्रॉफिट ऑफ शेयर इन द फर्म। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट है फर्म का, जो शेयर मिला है पार्टनर्स को, वो उनके लिए पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, ये जो इनकम्स होती हैं इनको बिल्कुल ही ग्रॉस टोटल इनकम में से एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये जो स्टेप हैं ये आपके स्टेप वाइज ही होने चाहिए, यानी एक ऊपर एक नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए ही टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद कुछ सर्टेन ऐसी अदर इनकम्स हैं जो कि पार्शियली एग्जम्प्ट होती है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं लाइक HRA आपका, साथ ही साथ एजुकेशन अलाउंस हो गया या ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ये सारी इनकम पार्शियली एग्जम्प्ट होती हैं। इनको कंप्यूट करने के बाद, यानी जो भी आपकी एग्जम्प्ट इनकम है उसको डिडक्ट करने के बाद आपका क्या निकल आता है, नेट इनकम अंडर ईच हेड। सारी एक्सक्लूडेड इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम को हटा दोगे तो सैलरी में HRA डिडक्ट कर दोगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती हैं वो डिडक्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की, वो डिडक्ट कर दोगे। यानी ये सारी क्या निकल कर आ जाएंगी, आपकी नेट इनकम निकल कर आ जाएंगी हर एक हेड की, और इनमें जो भी प्रोविजंस लागू होते हैं उन प्रोविजंस को ध्यान में रखने के बाद। ठीक है, यानी जो भी डिडक्शंस वगैरह देनी है वो देने के बाद। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्या होता है कि सम टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनका हायर इनकम ग्रुप होता है, हायर इनकम ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उनके पास इतनी टेंडेंसी होती है, उनका इतना ज़्यादा हाई इनकम होता है कि उनको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी कुछ इनकम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, या अपनी कुछ इनकम को जो है दूसरी पर्सन के इनकम में इंक्लूड कर देते हैं। किसी भी तरह से टैक्स से बचने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अवॉइडेंस कर देते हैं, अपनी इनकम एसेट वगैरह इन सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हमने अभी रिवोकेबल ट्रस्ट का पढ़ा था कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो सारे केसेस इसके अंदर आते हैं। तो इस केस में क्या कर देते हैं, जो भी उसने ट्रांसफ़र करा है तो वो इनकम ट्रांसफरर की बना देते हैं, वो दोबारा से उसमें क्लब्ड कर देते हैं। इसी तरह से हमने स्पाउस की और माइनर चाइल्ड की इनकम को पढ़ा था कि अगर किसी भी तरह से स्पाउस को इनकम दे रहा है पर्सन, एक हस्बैंड है, टैक्स से बचने के लिए उसकी कोई एक हाउस प्रॉपर्टी थी, उससे उसको अच्छी खासी इनकम होने वाली थी, तो उसने उसको क्या करा, वाइफ के नाम पर रख दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और ऐसा ट्रांसफ़र किया है कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र है, वो बाद में उसी का नाम ही रहेगा। तो उस केस में वो इनकम किसकी मानी जाएगी, वाइफ की ना मान के उस हस्बैंड की मानी जाएगी। तो अगर स्पाउस के केस में किया जाता है, कुछ पोर्शन डाइवर्ट कर देते हैं स्पाउस को या कोई माइनर चाइल्ड वगैरह को कि इनकम टैक्स से बच सकें, तो क्लबिंग प्रोविजन को ध्यान में रखना है और उस क्लबिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग जिस पर्सन की वो असेट है, जिस पर्सन को वो इनकम रिसीव होने वाली थी, उसी पर्सन को दे देते हैं। ठीक है, यानी उसी की टोटल इनकम में वो इंक्लूड कर देते हैं जब हम ग्रॉस टोटल इनकम को फाइंड आउट करते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो क्लबिंग के अलग खुद के प्रोविजंस हैं, तो उन प्रोविजंस को ध्यान रखना होगा जब भी टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। एक इंडिविजुअल की डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होती है। ठीक है, तो एक सोर्स से तो उसको प्रॉफिट हो सकता है और एक सोर्स से उसको लॉस भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, जो भी उसको लॉस होता है वो लॉस को सेट ऑफ कर लेता है उसी सेम ईयर के अंदर। अगर वो फुली सेम ईयर के अंदर सेट ऑफ नहीं हो पाता तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है अगले साल के लिए। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर किसी तरह का स्पेकुलेशन लॉस है या स्पेकुलेशन प्रॉफिट है
तो स्पेक्यूलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, बाकी किसी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। और इनके खुद के कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं जिनको ध्यान में रखना होता है सेट ऑफ लॉसेस के रिगार्डिंग। अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहा है और न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग मीन्स टैक्स पे करना चाहता है, तो उसको इस सेट ऑफ लॉसेस की डिडक्शन उसको नहीं मिलती, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम टोटल इनकम इज टू बी कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल इनकम विदाउट एडजस्टिंग द कैरी फॉरवर्ड लॉस। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट नहीं करा और टैक्स मेनली न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर वो अलाउड नहीं होती है, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। जितने भी 5 हेड की इनकम आई थी उनको ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद तो अगर क्लबिंग का हमने कोई प्रोविजन डाला है तो क्लबिंग के प्रोविजन को ऐड करना है। कोई सेट ऑफ किया है हमने लॉस तो उसको माइनस करना है, ठीक है। तो इसको सब कुछ करने के बाद हम कहाँ पे पहुँचते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम पर। अब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर कुछ डिडक्शंस देते हैं जिसके बाद हम पहुँचते हैं टोटल इनकम पर। तो डिडक्शन देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो डिडक्शन कुछ अलाउएबल डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो ये जो डिडक्शंस हैं एज पर रूल्स हैं, यहाँ पर 80C की डिडक्शन मिल जाती है, जैसे स्पेसिफाइड सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड मिलती है। 80CCC के अंदर अगर आपने किसी भी तरह का पेंशन फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। 80DD के अंदर डिसेबल डिपेंडेंट को डिडक्शन मिल जाती है। 80IA के अंदर प्रॉफिट या गेन हो रहा है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, तो उस केस में अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंस खर्च किया है तो उसमें डिडक्शन मिल जाएगी। 80GG के अंदर अगर आपने रेंट पे किया है और उस रेंट पर आपको किसी भी तरह का कंपनी HRA नहीं दे रही, आपको सैलरी भी कोई रिसीव नहीं हो रही है, तो उस केस में ही इसकी डिडक्शन मिलती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं इन डिडक्शंस के रिगार्डिंग। ये डिडक्शंस के चैप्टर मैंने जो है आपको डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हमने जब GTI निकाला यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकाला, उसमें से हमने ये सारी जो भी डिडक्शंस अवेलेबल थी एक इंडिविजुअल को, वो सारी की सारी हमने डिडक्शंस दे दी। उसके बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, टोटल इनकम पर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, टोटल इनकम कंप्यूट करने का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब हम टोटल इनकम को कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है राउंड ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है कि आपने किस तरह से करना है। अगर हम टोटल इनकम को नियरेस्ट 10 के फॉर्म में कंप्यूट करते हैं तो हम इसको नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने का क्या प्रोविजन है, राउंड ऑफ करने का क्या प्रोविजन है, अगर मैं कहूँ कि मेरी ठीक है, और इधर ही मैं लिख दूं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये 0 के फॉर्म में नहीं है लास्ट की डिजिट्स, तो मुझे राउंड ऑफ करना है। तो मैं कैसे राउंड ऑफ करूँगी, यहाँ पर ना ऐसे करते हैं, हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 4 लिखो 1 लिखो, एक ही बात है, राउंड ऑफ होकर आंसर एक ही आएगा। अब हमने लास्ट की 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, अगर हमारी 5 से कम है, लेस देन 5 है, और अगर 5 से ज़्यादा है, लास्ट की 2 डिजिट में हमने लास्ट की मेन ये डिजिट देखनी होती है। अगर ये जो है हमारी डिजिट ये 5 से ज़्यादा है, मोर देन है, और ये 5 से कम है, लेस देन है, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मल इसको क्या बना देंगे, 40 बना देंगे, ठीक है। यानी इसमें हम जो है ऊपर कैरी नहीं फॉरवर्ड करेंगे, कैरी नहीं डालेंगे, यहाँ इसको सिंपल 40 कर देंगे, ठीक है। इसको 0 बना देंगे। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा है तो अब इसको तो हमने 0 बनाना ही बनाना है, ऊपर 1 और चढ़ा देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 8450, 1 और चढ़ाया तो 1 ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 450। यानी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वो 5 से कम है तो नॉर्मल आपने वहीं 0 लगा देनी है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उस केस में आपने क्या कर देना है, कैरी कर देना है 1 को, ठीक है। और फिर वो 1 जो कैरी हुआ है उसको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं टोटल इनकम से रिलेटेड कि किस तरह से टोटल इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मिस्टर ए है जिसने एक इनकम को अर्न किया है फ्रॉम अदर बहुत सारे वेरियस सोर्सेज से, और मिस्टर ए जो है वो टोटली ब्लाइंड पर्सन है,
टोटली ब्लाइंड पर्सन अगर बोला है, आपने आंख बंद करके 1,25,000 की डिडक्शन दे देनी है ग्रॉस टोटल इनकम में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, किस सेक्शन के अंदर लाई करता है, ये 80U सेक्शन के अंदर। ठीक है। सैलरी गिवन है 24,000 पर मंथ की, HRH दे रखे हैं 15,000 का, इसमें पर मंथ नहीं है। ठीक है। रेंट पेड दिया है 10,000 का, एंटरटेनमेंट अलाउंस 15,000, रेंट रिसीव 2 लाख, प्रॉफिट ऑफ शेयर इन द फर्म 9,000, डिविडेंड रिसीव्ड 5,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 18,000, नेट दे रखा है। इसको हमें ग्रॉस्ड अप करना होगा, वो कैसे करेंगे देखेंगे अभी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई है 15,000 की, डोनेशन दिया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन को 16,000 का। ठीक है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे। सबसे पहले 24,000 इंटू 12 करा तो सैलरी क्या आ गई, एच आर ए नील आया है। क्यों नील आया है, इसकी कैलकुलेशन करने का एक डिफरेंट फॉर्मूला है, वो चेक करते हैं। HRA को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट, जो भी इनमें से कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी जितना आपने एक्चुअल में रेंट पेड किया है माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी का। अब सैलरी को कैसे निकालेंगे उसकी डेफिनेशन मैं अभी बताती हूँ। HRA एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है वो अमाउंट, और 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। 40% तब लेंगे जब मेट्रोपॉलिटन सिटी का केस नहीं होगा, लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का केस है, यहाँ पे बता रखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या दिल्ली में है वो, या कोलकाता में है मिस्टर ए या मिस्टर एक्स जो भी होगा, या चेन्नई में है या मुंबई में है, इनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे। ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस DA या DP जो भी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट में आ रहा है, DA यानी जो भी डियरनेस अलाउंस होता है। ठीक है। प्लस कमीशन ऑन सेल। हमारे पास सिर्फ एक सैलरी है, DA हमें नहीं दे रखा, तो जो सैलरी है वही आ जाएगी। और इसका हम क्या निकालेंगे, 10%। तो रेंट कितना पे किया था एक्चुअल में 10,000, माइनस करेंगे 10%, तो 10% निकाला, माइनस करा 18,800। और एक्चुअल में कितना पे किया है, HRA कंपनी ने 15,000 का रिसीव हुआ उसको। 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला कि वो दिल्ली में रह रहा है या कोलकाता वगैरह में रह रहा है, तो 40% लेंगे सैलरी का, वो ले लिया। अब इसमें से सबसे लीस्ट वाला कौन सा है, 15,000, तो लीस्ट वन इज 15,000। और टैक्सेबल निकालने के लिए एक्चुअल में जितना पे किया गया माइनस जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आया है। एक्चुअल में तो 15,000 ही पे किया गया और लीस्ट वाला भी 15,000 ही आया, तो HRA नील हो जाएगा, यानी कोई भी अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। फिर है एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो दे दिया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 2,53,000। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी रेंट रिसीव्ड हुआ था 2 लाख रुपए का, स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी होती है एनुअल वैल्यू पर 60,000 की, वो दे दी। आपका रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 1,40,000 का। उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स से इनकम हुई है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 5,000 का। लॉटरी आपको नेट दे रखी थी कि आपने लॉटरी जीती, नेट दे रखा था, आपको क्या करना होता है, इसको ग्रॉस्ड अप करना होता है। तो 18,000 इंटू 100/70, ग्रॉस्ड अप करने के लिए क्या करते हैं, इसको 70 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो वो ग्रॉस्ड अप कर दिया, ये रूल है, ध्यान रखना है इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सारी ऐड कर देनी है। ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें क्या देनी है, डिडक्शन देनी है। मैंने सबसे पहले डिडक्शन आपको क्या बताई थी कि अगर वो टोटली ब्लाइंड पर्सन है तो उसको सबसे पहले डिडक्शन दे दो, टोटली ब्लाइंड वाली 80U की 1,25,000। लेकिन अगर वो 80U में एक बात और होती है कि अगर वो थोड़ा सा सेवर डिसेबिलिटी है उसके अंदर, मतलब ठीक हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में हम 75,000 की डिडक्शन देते हैं। ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दे रखा था 15,000 रुपये का, उसकी डिडक्शन हमने दे दी है। डोनेशन की डिडक्शन देनी होगी राजीव गांधी की। अभी जो डोनेशन है ये हमारी 50% की दे देंगे हम इसको, 8,000 की। ठीक है। और ये जो डोनेशन है ये हमारी जो है विद लिमिट की है, लेकिन कौन सी वाली है, 50% की, विदाउट लिमिट की है 50% की। ठीक है। उसके बाद टोटली ब्लाइंड वाली दे दी, रेंट पेड कर दिया। अब रेंट पेड यहाँ पर एग्जाम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर हम रेंट पेड की जो डिडक्शन देते हैं 80GG के अंदर, उसमें ये होता है कि अगर उसको सैलरी मिल रही है या HRA मिल रहा है तो उस केस में इसकी डिडक्शन आप नहीं देंगे। ठीक है। अगर उसको सैलरी और HRA में दोनों में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा तो हम रेंट पेड की डिडक्शन को देते हैं। ठीक है। अब सारी की सारी ये जितनी भी डिडक्शंस हैं ये दे दो, जो भी निकल कर आएगा उसको क्या कर देंगे,
टोटल इनकम मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे एंड में। ठीक है, अब 14 था यानी 5 से कम था तो हमने क्या कर दिया, इसको 10 लिख दिया। ठीक है, यानी इसका 0 बना दिया, ऊपर कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट भी दे रखा है कि अगर हमें रेंट पेड में डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसको सैलरी और एचआरए दोनों रिसीव्ड हो रहा था। और एक नोट हम और डाल देंगे, जो प्रॉफिट ऑफ शेयर इन द फर्म है वह एग्जाम्प्ट होता है सबके लिए। ठीक है, सो आज हम यहीं तक ही करेंगे, आगे की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।